ये कि ये चोट से अवॉइड करना पड़ता है हमें कि इनको चोट ना कहीं ना लगे, खुदा ना करता ना। अच्छा। उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अभी भी इसको चोट आ गई है, हाथ में लगी हुई है। जी जी। ये रात भर ये सोया नहीं है, काफ़ी तकलीफ है इसको, तकलीफ हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसको लेके जाऊँगा तो सब बहुत पेन होता है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा पेन हो जाता है। इस वजह से भी होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है और उसकी वजह से वो जगह स्वेलअप हो रही होती है, तो जो उसके करीब की जितनी भी नर्व्स होती हैं वो उसको कंप्रेस करता है, तो पेन का एहसास बढ़ जाता है लोगों के अंदर। जब तक वो चीज़ कम नहीं होगी तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप अगर चोट बच्चे को लग जाए तो फौरी तौर पे आइस पैक लेके उधर जो है आइस लगा दें ताकि स्वेलिंग कम से कम हो। नहीं, अब वो तो मैंने आपको बताया कि है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, किस किस्म का पेशेंट है। अगर माइल्ड है तो वो खुद पे खुद रुक जाती है एक सर्टेन टाइम के बाद, ठीक है। लेकिन वो जिस हद तक स्वेल कर चुका होता है और उससे उसको जो तकलीफ हो रही होती है उसको रिड्यूस करते करते टाइम लगता है। ठीक है। अच्छा, आपके और फैमिली में और कोई नहीं आपने बताया? ये दोनों बेटों को ही है। ठीक है, तो इनको फैक्टर्स लगते हैं या क्या करते हैं? मतलब ये कि फैक्टर तो ज़ाहिर है बता रहे डॉक्टर साहब के, बोलिए मुझे ही पता है कि बहुत महंगे हैं। जी हाँ। 10,000 12,000 का एक फैक्टर मिलता है, तो मजबूरन हमें ये कि फिर ये कि FFP CP वगैरह लगवाने पड़ते हैं। हुसैनी ब्लड बैंक में ये रजिस्टर्ड है, वहाँ जाते हैं। अभी लास्ट टाइम तकरीबन 2.5-3 महीने पहले इसकी खतना मैंने कराई थी छोटे वाले की, तो उसमें काफ़ी मुझे परेशानी हुई बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो फैक्टर कुछ तो मैंने अरेंज किए थे कहीं से ले दे के, कुछ फिर मैंने मुजफ्फर भाई से रिक्वेस्ट की थी, इनसे 2-3 महीने लिए थे। अच्छा। ये कि बहुत प्रॉब्लम होता है, फैक्टर ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते। ठीक है। और कॉस्टली इतने हैं कि हर किसी की बस की बात नहीं कि उनको परचेज करे आदमी। ठीक है। अच्छा, मतलब आपसे जानूंगी, ठीक है, आपसे जानूंगी कि फैक्टर्स आप लोग किसमें से अवेलेबल करते हैं, कहाँ से लाते हैं आप लोग की ऑर्गेनाइजेशन? कहाँ से लाते हैं बेटा, हम तो अब डोर टू डोर जाके रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अभी ऐसा सोर्स है नहीं। ये भी मैं चाहूँगी कि रिक्वेस्ट की जाए, अपील की जाए कि इन बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुखय्यर हजरात जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करें, और इसका अजर तो अल्लाह से मिलेगा। जिसने एक जान बचा ली उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। इस वक्त मसला सारा पैसे का है, फंडिंग का मसला है। हमारे ख़ानदान में जो कुछ ऐसे लोग हैं वो देते हैं, मगर वो इतना नाकाफ़ी होता है। एक इंजेक्शन 12,000 का मिलता है, 12,000। तब आप खुद सोचिए, किसी वक्त एट ए टाइम 50 इंजेक्शन भी चाहिए होते हैं फैक्टर 8, तो कहाँ से आएगा? अल्लाह न करे ऐसे भी वक्त आए कि बच्चे, जवान बच्चे दम तोड़ गए, हम इंजेक्शन नहीं दे सके। सही। तो आप उन माओं से पूछिए। अब मसला ये है कि अमेरिका और यूरोप से तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, हमारा गरीब मुल्क है। तो यहाँ पर मुखय्यर हजरात अगर इसको इबादत समझ के इसमें अपना हिस्सा शामिल करेंगे तो आखिरत में इसका बहुत वाक़िदुल्लाह कर्दन हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु। जो कुछ तुम यहाँ पर अल्लाह ताला के कर्ज हसना दोगे तो आगे जो है उसको बहुत बेहतरीन अजर अजीम उसका मिलेगा। मगर हम भुला बैठे हैं इस मैसेज को। कुरान बार बार ये बात कह रहा है, अल्लाह ताला कहता है सबसे बेहतरीन सूरत मुझे ये नज़र आती है, कुरान की बहुत प्यारी सी सूरत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कि वो लोग जो ईमान लाए और जो हक पर डटे रहे और जिन्होंने सब्र किया, तो मैं ये समझती हूँ, और जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको दिया अपने माल में से उन्होंने खर्च किया, और इसका एक नेकी का 10 गुना, और अल्लाह चाहे तो 70 गुना, और वो चाहे तो बेहिसाब अजर दे। उसके खजाने में कोई कमी नहीं। मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि इन बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए जो कुछ भी आप यहाँ पर कर रहे हैं, आप क्रेडिट वहाँ के लिए खोल रहे हैं, आखिरत में इसका बहुत बड़ा अजर है। सही है, ज़ाहिर है एक इंसान की ज़िंदगी को बचाना लाइक बहुत ही बड़ा काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी सी ट्रीटमेंट के ऊपर अब हम लोग आ जाते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होते हैं हीमोफीलिया की? ट्रीटमेंट हमारे मुल्क के अंदर जो पेशेंट्स को दी जा रही है वो FFP के नाम से फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा है जो कि लगाया जा रहा है। ठीक है। लेकिन फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा लगाते हुए ब्लड के कुछ ऐसे डिसऑर्डर हैं जो स्क्रीनिंग में अगर रह जाएं तो वो डिजीज़ पेशेंट को हो जाए। कितने डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे ब्लड में? ब्लड में जो लगने वाले हैं जिसको हम स्क्रीन करते हैं उसमें हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, HIV है, मलेरिया है, और एक सिफिलिस बीमारी है वो होती है। तो आपको क्या लगता है कि जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किसी को अगर मलेरिया भी रहा है या जॉन्डिस रहा है या साथ साथ और दूसरी बीमारियाँ, जैसे आपने हेपेटाइटिस के बारे में बात की, तो जिनको ये कभी ये प्रॉब्लम रही है, ये बीमारी रही है और उन्होंने रिकवर कर लिया अपने आप को, तो वो फिर ब्लड डोनेट ना करें? वो ब्लड नहीं दे सकते, बिल्कुल उनको मना किया है। मलेरिया वाला दे सकता है, लेकिन उसको तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर गया हो। अच्छा।
ठीक है, फिर वो और मलेरिया भी अगर उसको एज ए टेस्ट के अंदर डायग्नोज हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिसको भी सर्दी के साथ बुखार आता है उसको ये समझा जाता है कि इसको मलेरिया हो गया। अगर डायग्नोस्ड है वो, हाँ उसको वाकई मलेरिया हुआ था, तो 2 साल के बाद वो ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है। अच्छा। लेकिन हेपेटाइटिस बी सी अगर वो ट्रीटमेंट ले भी चुका है तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। इसके अंदर अभी कुछ ये अवेयरनेस तो लोगों के अंदर होनी चाहिए, इतनी अवेयरनेस तो हमें पता होना चाहिए कि जी अगर अल्लाह ना करे आप इस बीमारी से निकल गए, आप रिकवर हो गए, तो फिर आप मत करें ना डोनेट, आप क्यों दूसरे की जिंदगी को खराब कर रहे हैं। वैसे तो लोगों को पता नहीं होता है, जिस टाइम पे ब्लड लिया जाता है तो ब्लड लेने का अपना एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया का जो लोग मीट करते हैं उनसे ब्लड लिया जाता है, हर बंदे से ब्लड नहीं लिया जाता। जैसे उसके अंदर एज है, एज तकरीबन 17 साल से अबव होनी चाहिए, ठीक है। उसको हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटीज ये नहीं होनी चाहिए, हेपेटाइटिस बी सी नहीं होना चाहिए, टाइफाइड अगर हुआ है तो उसके अंदर 1 साल का अरसा गुजर गया हो। टाइफाइड में भी जी 1 साल का अरसा गुजर गया हो। वायरल हेपेटाइटिस जिसे दूसरे लफ्जों में हेपेटाइटिस ए कहते हैं, जो वायरल है, जो 10 से 15 दिन के अंदर खत्म हो जाता है, अगर वो भी हुआ हो तो उसके अंदर भी हम कहते हैं कम से कम एक कॉल है, कॉल ले लेती हूँ मैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? मैं सीमा बात कर रही हूँ। आप ही? सीमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हसीबा। अच्छा हसीबा, आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं कराची से। ठीक है हसीबा, क्या कहेंगी? बाजी मैं सुबह से कॉल ट्राई कर रही थी, तो मुझे हिलाल भाई से भी बात करनी थी और उनको बताना था मुझे कि मुझे उनकी मेल मिल गई थी। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी हिलाल को हसीबा, क्योंकि सुबह के टाइम हमारी लाइट नहीं होती ना, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है मैं बता। आपसे कुछ पूछना था कि आपकी फिटनेस का राज क्या है? मेरी फिटनेस का ना भी तो कुछ बताया करें ना, आप इतनी फिट। मैं तो इतना बताती रहती हूँ, मैं फर्स्ट सेगमेंट तो मैं करती अपने ऊपर, हर बात आपको बताती हूँ कि मैं खुश रहती हूँ, बस ये मेरी फिटनेस का राज है। अगर फिर भी आपका लाइफ स्टाइल या आपकी रूटीन में आप क्या खाती पीती हैं, कुछ बताया करें। मैं बहुत खाती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच हसीबा, थैंक्स फॉर योर कॉल। और मैं हिलाल तक आपका मैसेज पहुंचा दूंगी कि आपको इनकी मेल मिल गई थी। अच्छा तो इसी में डिजीज जैसे मेनेरिया डिजीज है, गोनोकोकल डिजीज है, कुछ जो है वो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो फीमेल के हवाले से होते हैं, ठीक है, या इसी तरह के और जो इन्फेक्शियस डिजीज में आते हैं, हम सबको अवॉइड करते हैं। एक क्राइटेरिया चार्ट बना हुआ था, पेपर बना हुआ होता है, ब्लड डोनेशन देने से पहले उसको फॉलो करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक्यूरेटली फॉलो होते हैं उनमें काफ़ी हद तक प्रिवेंशन हो जाता है, चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़े से इनके टेस्ट बताएं कि हीमोफीलिया के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किस तरह से हमें टेस्ट करवाना चाहिए कि जल्दी से डायग्नोस हो जाएगी बीमारी। देखिए सबसे पहले तो हिस्ट्री है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हिस्ट्री है। किसी भी पेशेंट को मतलब अगर कोई हो रहा है तो उससे पहले उसके वालिदैन से पूछा जाता है कि आपकी फैमिली में कोई और ऐसा पेशेंट तो नहीं है। ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री के बिहाफ के ऊपर जब हमें पता लगता है कि हाँ इनके ख़ानदान में ये चीज़ चली आ रही है, तो हमारे जहन फौरी तौर पे फोकस हो जाता है कि इसको यही बीमारी होगी। तो उससे रिलेटेड जो उसके स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो कराए जाते हैं, और वो कोई ऐसा नहीं है कि महीने लेते हैं, 2 महीने लेते हैं रिपोर्ट आने में, वो विद इन 24 आवर उसका रिजल्ट आ जाता है और पता लग जाता है कि पेशेंट जो है अगर हीमोफीलिया है तो उसको बता दिया जाता है आप ये है, और आपको उसकी प्रिकॉशन बता दी जाती है कि आगे आपने फर्दर करना है इसके साथ। ठीक है। अब जैसे लाइक नोमान के और इनके या इसको मैं एक फर्दर थोड़ा मुख्तसर ही बता दूं कि इसमें 4 चीज़ें हमें डायग्नोस करनी होती हैं। प्रोथ्रोम्बोटाइन है, टाइम होता है, एक एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है, एक हमने फैक्टर टेस्ट हम कर लेते हैं, और तीसरा हम डीएनए टेस्ट करते हैं। अच्छा। ये 4 एक क्राइटेरिया लेबोरेटरी का इंटरनेशनल तौर पर ये रोल नाफिज है। ये कुछ इनमें से हमारे मुल्क में होते हैं, कुछ बाहर होते हैं, ये बीमारी डिटेक्ट हो जाती है। ये नहीं होता है कि वो अनडिटेक्टेड है। हाँ ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी फैमिली में सिर्फ आपको है या आपके यहाँ भी ये हिस्ट्री, जैसे अभी हिस्ट्री की उन्होंने बात की? हाँ एक छोटे भाई को है। अच्छा। लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल वो फिट रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट रहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उनको। अच्छा माशाल्लाह जी। लेकिन मैं बहुत सफ़र करता हूँ। अच्छा। और इस वजह से मैंने अपनी एनजीओ बनाई है। और उनको भी फैक्टर ए है? उनको भी फैक्टर ए है जी। अच्छा, फैक्टर जी ठीक है। तो इस वजह से हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक एनजीओ बनाई है, उस एनजीओ में हम काम कर रहे हैं। तो अब ये है कि अगर हमारे मुखैर हजरात अगर हमसे ताउन करें, और ये मुश्किल नहीं है कि हम कामयाब ना हों, ठीक है, कामयाब हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हमारे यहाँ भी ये डिजीज़ नहीं रहेगी। और ये डिजीज़ तो है ही नहीं, है ना भाई? अच्छा नमान फर्स्ट कौन आता है ये तो बताओ। हाँ ये फर्स्ट आता हो तुम?
एक दफा फेल आए थे तुम, तुम्हें पता है किसमें फेल हुए थे? एक दिन फेल हुआ था, दूसरे दिन में पास हो गया था, देखा। अच्छा नुमान, क्या बनना है बड़े होके? पायलट बनूंगा। अरे वाह, फिर तो हर जगह जाऊंगा, है ना। सुनो, मुझे आने दोगे अपने जहाज में? याद करना कि एक जियावा जी ने तुम्हें बुलाया था अपने शो पे। और सब इतने प्यारे बच्चे, सब कुछ इतना प्यारा, और फिर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को डिस्टर्बेंस तो होती होगी ना, फीलिंग्स तो थोड़ी सी होती होगी। होती है जब बच्चे क्राइसिस में आते हैं, मतलब चोट लग जाती है, पेन क्राइसिस ज़्यादा होते हैं, पेन स्टॉप नहीं हो रहा होता है, दवा देने के बावजूद उनकी तकलीफ कम नहीं होती, तो वालिदैन तो परेशान। हम लोग जो है ना, मतलब हर वक्त इसकी फिक्र में रहते हैं कि मतलब खेले कूदे इस तरह का कि कहीं चोट न लग जाए। हाँ। मना करते रहते हैं आप लोगों की नजरें। हाँ बिल्कुल, कि बेटा ये नहीं करो, बेटा वो नहीं करो, भागो नहीं, आराम से खेलो, इस तरह क्लोज वॉच करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और वो सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे जो है हम फैक्टर्स को परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, बार बार हमारी हर किसी से यही मतलब इल्तिजा रहेगी कि जो पेशेंट है इनके लिए कुछ आप लोग आगे बढ़े। इन लोगों की तो कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह या इनकी कुछ एक्टिविटीज़, कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे यहाँ कुछ इस तरह का होता है कि आप लोग कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह देते हो बच्चों को? असल में मैंने क्रिकेट बहुत खेली है। अच्छा, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है। स्टॉप कर दीजिए। हाँ। और यहाँ तक के अगर मेरे कोहनी में तकलीफ है तो मैं बैंडेज बांध के भी क्रिकेट। अरे वाह, ज़बरदस्त। और माशाल्लाह मैं स्कूल लाइफ में यहाँ तक के कॉलेज लाइफ तक मैंने क्रिकेट खेली है। हाँ। कुछ नहीं होता, मैं तमाम पेशेंट को कहता हूँ कुछ नहीं होता, डरने की जरूरत नहीं है, तमाम एक्टिविटीज़ अपनी जारी रखें। ठीक है, ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें। ठीक है, वही ज़ात है, वही सब कुछ करता है, उसने बीमारी दी है। हाँ। हम लड़ रहे हैं, इस बीमारी के खिलाफ जंग कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। हाँ। और इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ आप अपनी एक्टिविटी में रहें, पढ़ाई पे तवज्जो दें। मेन चीज़ है हीमोफीलिया पेशेंट जितने बच्चे हैं वो पढ़ाई पे तवज्जो दें। पढ़ाई तालीम बहुत ज़रूरी इन बच्चों के लिए ख़ास करके, क्योंकि ये बच्चे जब बड़े होंगे, बड़े होके ये मुशक्क़त का काम नहीं कर सकते। सही। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी है कि इतनी तालीम हासिल करें कि ये किसी ऑफिस जॉब कर सकें। इतना है कि ऑफिस जॉब कर सके, ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बने, पायलट बने। हाँ। अगर अल्लाह ने उनको दी है और सलाहियत दी है वो बेशक डॉक्टर भी बन सकते हैं। हमारे पेशेंट ऐसे भी हैं, हीमोफीलिया पेशेंट जो डॉक्टर भी हैं, ठीक है, और इंजीनियर भी हैं। हाँ। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा हीमोफीलिया पेशेंट से वो मेहनत करें और पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो दें। सही। अच्छा डॉक्टर, मैं आपसे पूछूंगी कि कितनी लाइफ एक्सपेक्ट होती है इसमें, किस एज का, कहाँ तक लाइफ? हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 45 to 50 ईयर। अच्छा, ठीक है। जो अच्छा मैनेज हो रहा है पेशेंट, जो अच्छा मैनेज हो रहा है, यानी कि ऑफ एंड ऑन उसको फैक्टर्स मिल रहे हैं। ठीक है। और जो लाइक कम से कम फिर कुछ नहीं पता, कम से कम। हाँ, देखिए ऐसा था कि इसमें कम से कम की एज 7 ईयर्स कैलकुलेशन में आई है। अच्छा। और वो सीवियर भी होते हैं और बाद सीवियर ऐसे होते हैं कि वो अंडर 1 ईयर ही डेथ हो जाती है। oh my God। लेकिन वो ऐसी तादाद बड़ी कम है जो अंडर 1% में आते हैं। ये जिनका जिक्र कर रहे हैं ये माइल्ड टू मॉडरेट माइल्ड केसेस में आ जाते हैं। ये तो माइल्ड केसेस देखे ली कि सब उसका ट्रीटमेंट ही फैक्टर है। आप फैक्टर लगा दें, आप गेम खेलें, आप लाइफ गुजारें। आप शादी करते वक्त माइनर को जरा देख लें, माइनर से ना करें। बाकी शादी करते वक्त ख्याल करना चाहिए इसमें कि टेस्ट करवा लेना चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि शादी करना चाहिए। बिल्कुल। मैंने मेरी शादीशुदा है, माइनर से नहीं होनी चाहिए। मैं शादीशुदा हूँ माशाल्लाह। तो आपने शादी के वक्त टेस्ट करवाए थे या नहीं? टेस्ट वगैरह नहीं करवाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मेरी शादी के तकरीबन 8 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह। एक बेटा है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। 7 साल का है और बेटी है तकरीबन सब सही 4 साल की माशाल्लाह। बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। हाँ। बहुत एक्टिव है। अच्छा मैसेज है और बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं दोनों बच्चे। हाँ। आम बच्चों को जिस तरह से नज़ला बुखार खांसी हो जाते हैं उनको भी हो जाते हैं। क्योंकि वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। और एक मैं ही नहीं, कई पेशेंट मेरे, कई दोस्त, कई साथी ऐसे हैं। हाँ जो शादीशुदा और अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। सही सही। चलिए जी, यहीं पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। सुबह बखैर वाइब के साथ में हमारे साथ ही रहेगा। हमारे पास बहुत थोड़ा सा का टाइम रह गया है। आप कोई अगर कुछ डोनेट करना चाह रहा है तो हीमोफीलिया वेलफेयर एसोसिएशन में आप डोनेट कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर इनका नंबर भी होंगे, आप जरूर डोनेट करेगा। अभी मैं जा रही हूँ ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करती हूँ।